कहा जा रहा है कि इंडिया में जिस फसल की बुआई हो रही है, श्रीलंका में उसी फसल की कटाई हो रही है। खैर, श्रीलंका एशिया का सबसे प्रॉस्पेरस यानी दौलतमंद खुशहाल मुल्क हो सकता था। उनके यहाँ लिटरेसी, हेल्थ सर्विसेज, सेक्स रेशो की दरें ऊंची थी। लेकिन सिंगला और बौद्ध मेजॉरिटेरियन की वजह से यह देश बर्बाद हो गया। अगर एक मजहब और एक लैंग्वेज को अहमियत दी गई तो भारत का हाल भी श्रीलंका जैसा होगा। ये बातें जाने माने इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही हैं। दोस्तों, साफ तौर पर इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने श्रीलंका के मौजूदा हालात को भारत के लिए वार्निंग के तौर पर पेश किया है। तो वहीं एक और बेहद अहम स्टेटमेंट है जिसे श्रीलंका के मौजूदा हालात के मद्देनजर मोदी सरकार के लिए सलाह के तौर पर देखा जा रहा है। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार के सपोर्टर रहे कोटक महिंद्रा बैंक के सीईओ उदय कोटक ने कहा है कि जलता श्रीलंका हम सबको बताता है कि क्या नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन जंग चल रही है और मुश्किलें बढ़ रही हैं। देश का असली इम्तिहान अब है। जुडिशियरी, रेगुलेटर्स, पुलिस, गवर्नमेंट, पार्लियामेंट जैसे इंस्टीट्यूशंस की ताकत मायने रखेगी। वो करना जो सही है। एक जलता लंका हम सबको बताता है कि क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, भारत के पड़ोसी मुल्क श्रीलंका के मौजूदा हालात पर भारत और दुनिया के तमाम जाने माने इंटेलेक्चुअल्स, बैंकर्स, हिस्टोरियंस, इकोनॉमिस्ट, सियासी जानकार भारत की मौजूदा सरकार को वार्न करते हुए श्रीलंका के बिगड़े हालात से सबक लेने की बात कह रहे हैं। दोस्तों, इन इंटेलेक्चुअल्स, बैंकर्स, हिस्टोरियंस, इकोनॉमिस्ट या सियासी जानकार के तरफ से मोदी सरकार को दी जा रही नसीहतें और वार्निंग्स में कितना दम है, उससे आपको रूबरू कराऊंगी। मतलब जानेंगे कि मोदी सरकार भारत को जल रहे श्रीलंका के कितने नजदीक ले आई है, या यूं कह ले कि फाइनेंशियल बदहाली के जाल में फंसे श्रीलंका के रास्ते पर चलते हुए भारत अब कहां तक पहुंच गया है। लेकिन उससे पहले जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले आपको बता दूं कि सीनियर वकील और एक्टिविस्ट प्रशांत भूषण ने भी श्रीलंका के कुछ अखबारों की क्लिपिंग की बराबरी भारतीय खबरों से करी है। ये खबरें श्रीलंका में हलाल गोश्त का बायकॉट करने, बुरखे पर रोक, ईसाइयों और मुसलमानों पर हमले और प्रेसिडेंट चुनाव से धार्मिक डिफरेंसेस यानी मतभेद बढ़ने से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने इसके साथ लिखा है, श्रीलंका के सत्ताधारियों ने बीते कुछ सालों में जो किया और भारत के सत्ताधारी जो आज कर रहे हैं उनमें आपको कुछ सिमिलरिटीज दिख रही हैं। क्या भारत में इसके नतीजे भी वैसे ही होंगे जैसे आज श्रीलंका के हालात हैं? श्रीलंका में प्राइम मिनिस्टर अपना झोला उठाकर निकल लिए हैं और वहां के हालात से आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं, इसलिए उस पर ज्यादा बात नहीं करते हुए सिर्फ शॉर्ट में मैं आपको अपडेट कर दूं। रिपोर्टों के मुताबिक श्रीलंका में 50 से ज्यादा राजनेताओं के घर जला दिए गए हैं। हालात की संजीदगी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे के भाई प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षे के घर के बाहर भी बड़ी तादाद में प्रोटेस्टर्स मौजूद हैं। इससे पहले श्रीलंका में सत्तारूढ़ राजपक्षे परिवार के एक घर को जला दिए जाने के बाद पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया गया था। सेना को कानून तोड़ने वालों को देखते ही गोली मारने के ऑर्डर्स दे दिए गए थे। श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे ने मंडे को ही इस्तीफा दे दिया था, लेकिन इसके बावजूद लोगों का गुस्सा थमा नहीं और दिन भर अराजकता का माहौल बना रहा। भीड़ ने जिस वक्त महिंद्रा राजपक्षे के घर को घेरा था वो उस वक्त वहीं मौजूद थे। सिक्योरिटी पहरे में तड़के सुबह हुई कार्रवाई में उन्हें वहां से बाहर निकाला गया। महिंद्रा राजपक्षे ने कोलंबो वाले घर पर हुए हमले के बाद परिवार वालों के साथ देश के नॉर्थ ईस्ट हिस्से में मौजूद त्रिकोणमलाई नेवी बेस पर पनाह ले रखी है,
जिसके बाद नेवल बेस के सामने भी प्रोटेस्टर्स इकट्ठा हो गए हैं। खैर, अब सीधे मुद्दे पर आते हैं कि पिछले दशक में श्रीलंका की सियासत में किस तरह का बदलाव आया, जिससे आज वो फाइनेंशियल बदहाली के जाल में फंस गया है और भारत श्रीलंका के रास्ते पर चलते हुए इस वक्त कहां तक पहुंच गया है। तो दोस्तों, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि श्रीलंका ने 2012 में 9% यानी 9% की हाई ग्रोथ रेट यानी विकास दर दर्ज करी थी। उसके बाद से वहां की ग्रोथ रेट लगातार नीचे गिरने लगी और आज श्रीलंका की ग्रोथ रेट माइनस में है। इधर भारत में भी 2015 में 8% की दर से जीडीपी बढ़ रही थी और पिछले साल यहां भी माइनस में जा चुकी है। वहीं भारत का लोन जीडीपी रेशियो 90% के पार पहुंच चुका है, जो 2014 में तकरीबन 67% था। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि श्रीलंका का लोन जीडीपी रेशियो 100 के पार है। अब उसने बाहरी देनदारी चुकाने से इनकार कर दिया है। भारत का लोन जीडीपी रेशियो यानी अनुपात खतरे के निशान के ऊपर है और लगातार बढ़ भी रहा है। कल की खबर है कि भारतीय रुपये की कीमत डॉलर के मुकाबले में लगातार गिर रही है। मंडे को ये $1 के बदले 77.53 रुपए तक गिर गई, जो अब तक का सबसे निचला लेवल है। दूसरी तरफ जानकारों का मानना है कि इस साल जून के आखिरी तक रुपया गिरकर 79 तक जा सकता है। खैर, मोदी देश को विश्व गुरु बनाने का सपना दिखाकर सत्ता में आए थे, ऐसे ही गोटाबाया राजपक्षे भी श्रीलंका को सिंगापुर बनाने का सपना दिखा रहे थे। मोदी और राजपक्षे अपने चुनावी कैंपेन में अच्छे दिन आने वाले हैं कि बात करते थे। आज दोनों मुल्कों की जनता अपने बुरे दिन भुगत रही है। राजपक्षे ने भी जबरदस्त पोलराइजेशन यानी ध्रुवीकरण करके सत्ता हासिल करी थी। मेजॉरिटी कम्युनिटी के वोटों की लामबंदी से उन्होंने चुनाव जीता था। अपने भाषणों में राजपक्षे धर्म के गौरव की ही बात करते थे। भारत में यह धर्म पर गर्व करने वाली सियासी पॉलिसी किस पार्टी की है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सभी जानते हैं। खैर, मोदी सरकार ने जीरो बजट खेती का शगुफा जैसे 2018-19 में छोड़ा था, उसी तर्ज पर राजपक्षे ने मई 2021 में श्रीलंका को पूरी तरह से ऑर्गेनिक खेती वाला कंट्री डिक्लेयर करते हुए केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स यानी कीटनाशकों, फंगीसाइड के इंपोर्ट पर रोक लगा दी थी। और अहम बात यह है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस काम के लिए राजपक्षे को बधाई का पैगाम भी भेजा था। वहीं दूसरी तरफ भारत में भी इसी दौरान मोदी सरकार फार्मिंग के सेक्टर में 3 काले कृषि कानूनों को लागू करने में पूरे दमखम से लगी रही। वो तो शुक्र मनाइए किसान आंदोलन का, जिसने मुल्क को बचा लिया। वैसे श्रीलंका में भी पिछले कुछ सालों से विकास की झूठी कहानी गढ़ी जाती रही है और उस दौरान वहां का मीडिया भी भारत के टॉमी मीडिया की तरह सत्ता में बैठे लोगों की मदद करता रहा। खैर, मोदी सरकार भी कई मोर्चों पर चुनौती का सामना कर रही है। भारत में महंगाई दर 7.5% को पार कर सकती है, जो कि 18 महीनों में सबसे ज्यादा है। खाना, पेट्रोल, डीजल और रोजाना के इस्तेमाल में आने वाले प्रोडक्ट्स की बढ़ती कीमतें, उनकी सप्लाई में कमी और बिजली की कमी जैसी कई प्रॉब्लम्स हैं, जो श्रीलंका की तरह भारत में भी मौजूद हैं। वैसे आपको बता दूं कि श्रीलंका में आर्थिक हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। श्रीलंका में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स यानी विदेशी मुद्रा भंडार घटकर सिर्फ $50 अरब तक आ गया है। वहीं श्रीलंका का दूसरे मुल्कों से लिया कर्ज भी बढ़कर $51 अरब तक जाकर पहुंच गया है। द टेलीग्राफ अखबार की खबर के मुताबिक भारत के पास फिलहाल $600 अरब का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी श्रीलंका के हालात को भारत के लिए सबक बताया है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि लंबे वक्त तक श्रीलंका का स्टूडेंट रहने के चलते मैं कह सकता हूं कि इस खूबसूरत मुल्क की क्राइसिस की जड़ें छोटे वक्त से मौजूद आर्थिक वजहों से ज्यादा बीते एक दशक से मौजूद मजहब, लैंग्वेज और कल्चरल मेजॉरिटेरियनिज्म यानी सांस्कृतिक बहुसंख्यावाद से जुड़ी हुई है और इसलिए इसमें मौजूदा भारत के लिए भी सबक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज।
दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो, दूसरा वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।